बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त जो है वो रैलीज़ एहतजाज जो है वो इस वक्त भी जारी है। स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई उसके हवाले से मुस्लिम दुनिया के अंदर बहुत गम पाया जाता है, बहुत दिल रंजीदा है और उसका इजहार जो है मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ तरीक़े से कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहले कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, करारदाद पास की गई, वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया और वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में उन तमाम जज्बात का इजहार किया जो एक आम मुसलमान के दिल में कुरान पाक के मुतालिक है, शायर इस्लाम के हवाले से हैं, इस्लाम की जो शख्सियात हैं, मोतबर शख्सियात हैं, उनके हवाले से हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कल ये कहना था कि अगर बार बार ये जो हरकतें की जा रही हैं, जो बार बार हमले की जा रहे हैं, अगर इस पर बाज ना आए तो फिर हमसे कोई गिला ना करे। इस हवाले से इस करारदाद के अंदर ये मुतालबा भी किया गया कि इस मामले को जो है वो फिलफौर ख़त्म होना चाहिए और उसके साथ साथ फिर जुम्मे की कॉल के हवाले से भी तस्करा किया गया। और आज हमने देखा कि कराची से खैबर तक, आज़ाद कश्मीर, जीबी में हर तरफ नमाज जुम्मा के इज्तिमात के बाद जो है वो लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, दुनिया को ये पैगाम दिया कि आप हमारे ऊपर इस तरह के हमले नहीं कर सकते, हमारे अकीदे, हमारे ईमान के ऊपर, कुरान के ऊपर, तालीमात के ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर इस तरह के हमले नाकाबिले कबूल हैं। ये हमारी रेड लाइन है, इसको हम क्रॉस नहीं होने देंगे। इस हवाले से जो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं, वो हुकूमत ने सबसे पहले तो स्वीडन के जो नाज़िमुल उमूर हैं यहाँ पे, उन्हें बुध को तलब किया गया और शदीद एहतजाज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रजिस्टर्ड करवाया गया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान इस मामले को OIC में लेकर गया, ये पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हुकूक काउंसिल है जिनेवा में, उसमें ये मामला उठाया गया। अब मज़ीद क्या होना चाहिए जिससे ये जो पे दर पे हमले हैं इनको रोका जा सकता है? क्या ऐसी यूनिफाइड अप्रोच मुस्लिम उम्मा को अपनानी चाहिए और जिसकी वजह से ये मत थम सकें? इस पर अपने मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट से बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। स्काइप ही के जरिए हमारा साथ दे रही हैं शनीला अम्मार साहिबा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आगा इक़रार हारून साहब ज्वाइन कर रहे हैं और लाहौर स्टूडियोज़ में सज्जाद अनवर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हम तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल मुर्तज़ा सोलंकी साहब सर आपसे होगा, ये फरमाइएगा, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का दिलसोज वाक़या, पाकिस्तान भर में एहतजाज, क्या मुस्लिम उम्मा को इस वाक़े पर मुश्तरका रद्द अमल नहीं देना चाहिए? देखें, इस्लाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है। और इसका इदराक कि ये इस तरह की हरकतें दर हकीकत तहजीबों के दरमियान तसादुम की तरफ ले जाती हैं और जो आलमी अमन है उसको ख़तरे में डालती हैं, उसका इदराक आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में हो रहा है। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक दिन मुकर्रर किया कि उस दिन इस पर सारी दुनिया में इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। तो इसका इदराक तो हो रहा है, लेकिन बात यह है कि अब आपने देखा कि ख़बर आई कि ख़ुद स्वीडन की जो हुकाम हैं वो इस पर सोच रहे हैं कि इस पर वो कोई कानून साजी करें कि इसको खिलाफ कानून करार दें। दर हकीकत हम जितना पुरअमन तरीके से इस तरह की हरकतों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएंगे और बताएंगे कि ये सिर्फ मुसलमानों की जज्बात के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये ख़तरा है आलम इंसानियत के लिए। इस तरह की जितनी भी हरकतें हैं वो किसी भी मज़हब और किसी भी फ़िरके के ख़िलाफ़ हों, तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक और फ़ायदा जो हुआ है कि कुछ लोग जिन्होंने इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिनमें आपने देखा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस तरह की कोशिश की थी कि वो इसको कोई ऐसा रंग दें कि वो अपनी जो अनारकी की सियासत है उसको तरवीज दें, उसको एक तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने नाकाम बनाया। पूरे मुल्क में एहतजाज भी हुआ लेकिन पुरअमन हुआ, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई जलाव घेराव नहीं हुआ और यही एक इसका हल है।
ठीक है शर्मिला साहब, ये फरमाइएगा, बात हो रही है यूनिफाइड एक्शन के हवाले से। मुस्लिम उम्मा स्वीडन के साथ जो है वो कई चीज़ें स्वीडन से एक्सपोर्ट होती हैं टुवर्ड्स मिडल ईस्ट और बाकी ममालिक के अंदर भी, जिसमें जो मैकेनिकल चीज़ें हैं वो भी हैं, अशिया खुरनोश भी हैं और बाकी अशिया भी हैं। क्या OIC के पास इस तरह का क्वेश्चन अवेलेबल है कि OIC एक सख्त स्टांस ले ताकि मगरबी दुनिया को ये मालूम हो सके कि ये मुसलमानों की रही है, अगर हमने इसको क्रॉस किया तो इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या ऐसी कोई यूनिफाइड अप्रोच हो सकती है? क्योंकि तुर्की ने तो नेटो का रास्ता स्वीडन के लिए बंद कर दिया है। जासिर, मैं इससे पहले ना, अब मेरे फादर इन लॉ अनवर मसूद साहब ने इसके ऊपर एक कथा लिखा है, ये जो वाकया हुआ तो आज अखबार में पब्लिश हुआ, मैं ये पहले पढ़ना चाहती हूँ। जी प्लीज प्लीज। दिल को जला गया है स्वीडन का वाकया, इस वाकये का दर्द भुलाया ना जाएगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। देखें, मैंने कल भी यहाँ पे यही बात की थी कि हमें एक मुश्तरका रद्द-ए-अमल देना होगा। जब आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पैगाम जाता है तो उनको भी एहसास होता है और ये पैगाम माशी तौर पे जा सकता है। हम एहतजाज तो करते हैं और मैं इस सिलसिले में वज़ीर आज़म साहब को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगी कि पहले जब भी इस मुल्क के अंदर, जब भी किसी दुनिया में ब्लास्फेमस कोई भी वाकया होता था तो हम अपने ही मुल्क के अमलाक को नुकसान पहुंचाते थे, जलाओ गिराह करते थे, क्योंकि सरकारी सतह पे कभी उसको इस तरह से ऑन नहीं किया जाता था, मुजम्मती बयानात आ जाते थे। वज़ीर आज़म साहब ने मुश्तरका इजलास बुलाया, उसके अंदर हम लोगों की तर्जुमानी की और उसके बाद आज पूरी कौम ने इकट्ठे मिलके पुरअमन तौर पे ये दिन मनाया, एहतजाज रजिस्टर करवाया, जिसमें हमारे मसीही भाई बहन भी हमारे साथ शामिल हुए और उन्होंने भी इस इकदाम की बहुत ज्यादा मजम्मत की। देखिए, अगर इसी तरह आज़ादी इज़हार राय के नाम पे आप चीजों को छूट देना शुरू कर देंगे तो अभी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि डेनमार्क में एक और खातून ने इजाजत मांगी है पुलिस से कि मुझे कुरान पाक जो है वो की बेहरमती करने की इजाजत दी जाए। इसके अलावा एक और शख्स ने कहा कि मुझे इजराइल की एम्बेसी के सामने तुरैत और इंजील की बेहरमती करने की इजाजत दे। हमारे लिए वो किताबें भी मुकद्दस हैं क्योंकि वो भी इल्हामी किताबें हैं और हमारे ईमान का हिस्सा है। ईमान कंप्लीट ही नहीं होता। बिल्कुल, हमारा जी इन 4 किताबों के ऊपर हमारा ईमान है। तो ये एक जो शुरू हो जाएगी जो तशद्दुद की लहर को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगी और इसी वजह से जो भी मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कही है कि स्वीडन के मीडिया के जो रिपोर्ट्स आ रही है कि उनकी हुकूमत ने भी ये रियलाइज करना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं इसको ब्रेक लगाना है। उनके अपने वजीर का बयान आया कि हम पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी करेंगे कि कुरान जो मजहबी किताबें हैं उनकी बेहरमती को गैर कानूनी करार दिया जाए। तो जो हमारे अमीर मुस्लिम मुमालिक हैं गल्फ के अरब कंट्रीज वाले, इनको चाहिए कि ये माशी तौर पे उनको एक सख्त किस्म का पैगाम दें कि आप ही ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो वहां से हो रही है उस पर कुछ ना कुछ उनके साथ जो है कदगने लगाएं ताकि उनको एहसास हो। अगर हम मिल के होके मुश्तरका तौर पे पैगाम देंगे कि 2 अरब लोगों की दिल आजारी हुई है, उनके जज्बात मजरूह हुए हैं, तो ये जो कानून साजी जिसको अभी वो सोच रहे हैं वो ज्यादा जल्दी हो जाएगी। और उसके अलावा और मुमालिक जिन्होंने आजादी इज़हार राय के नाम पे, जैसे फ्रांस में वाकया हुआ, नॉर्वे में हुआ, ये सारे वाकयात आगे नहीं होंगे अगर मुश्तरका तौर पे किसी एक प्लेटफॉर्म से हम सब किस्म का पैगाम देंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, हमारे पास एक फ़ोरम मौजूद है और वो फ़ोरम के बारे में कहते हैं कि जी ये दौलत से माला माल फ़ोरम है, 57 मुल्कों का एक अकट है जिसको OIC कहते हैं, नकाद इसे OIC भी कहते हैं। तो ये फरमाइएगा कि कितना बड़ा लिटमस टेस्ट है OIC के लिए ये वाक़या और इस तरह के जो दीगर वाक़यात होते हैं, हमने इंडिया के अंदर भी वाक़यात होते हुए देखे, और OIC का जो रिस्पॉन्ड है, क्या दोनों मैच करते नज़र आते हैं हमें? देखिए, ये जदीद जो दुनिया है ये इंटरेस्ट बेस है और मुस्लिम उम्मा यकीनन मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों में तकसीम है, मॉडर्न स्टेट का वजूद आ चुका है और खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के बाद ये जो जदीद शक्ल में मुस्लिम रियासतों का नक्शा है, इसमें उम्मा का तस्वर अवाम के दरमियान तो है लेकिन गवर्नमेंट्स और स्टेट डिवाइडेड हैं और उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। तो इसलिए एक लाए अमल इसके ऊपर जो तशवीश है और जो लोगों को रंज और गम गुस्से की लहर है, ठीक है, उसका एक बयान होगा, लेकिन जिस तरह का हमारा इकनॉमिक क्लाउड होना चाहिए या मीडिया में या पॉलिटिकली या जियो स्ट्रेटेजिकली, वो क्लाउड मुस्लिम कंट्रीज़ का नहीं है।
और ये मैं समझता हूँ एक ही हम जो मीडिया की अगर बात करें तो अल जज़ीरा एक सक्सेस स्टोरी है। ऐसे हमें और प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए थे। कोई हम ऐसी मंडी नहीं बना सके जो मिडल ईस्ट में हो कि जिसके साथ बाकी दुनिया ट्रेड करे। और ग्रेविटी तो बनते जा रहे हैं आपके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। आप देखें यूरोप की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे हो रही हैं, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना वो अमेरिका में पाए जाते हैं, ना यूरोप में पाए जाते हैं, ना किसी और रीजन में दुनिया के पाए जाते हैं। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट की तरफ हो रही है। यकीनन अब इसमें खुशाइंद खबरें हैं, और ख़ुसूसन जो आपके इस सवाल के बाद बनाए कि सऊदी अरेबिया और ईरान की जो रीअप्रोचमेंट हुई है इसके भी बड़े मुस्बत असरात आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें और नहीं तो टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, गल्फ़ कंट्रीज़ यही अगर एक स्टांस ले के यूरोपियन पार्लियामेंट में ये इशू रेज़ करें और यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असम्बली का सेशन है उसमें करें, और एक इल्मी सतह पे भी, जिस तरह दोहा कतर में इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर का एक म्यूज़ियम बनाया गया, ऐसी एक कोई कमेटी हो जो इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ भी हो, जो इन वाक़यात की बेहतरी के लिए इल्मी काम भी करे। डिप्लोमेटिक हमें चैनल भी यूज़ करना चाहिए और हमें मीडिया का भी पहलू इस्तेमाल करना चाहिए। और ये इसमें ये जो सोलंगी साहब ने नुस्खा है कि तहजीबी कशमकश दोबारा, मुझे याद है कि जब रूस डिसइंटीग्रेट हुआ तो हंटिंगटन ने फॉरेन अफेयर्स में 1993 में आर्टिकल लिखा कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि वो पॉलिटिक्स दुनिया की उस रुख पे गई। अब सरमायादाराना लहर के ख़िलाफ़ एक डिसकॉन्टेंट है, वो हमें लंदन में, पेरिस में, ब्रसल्स में, इस जगह हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ जो वर्किंग क्लास है और गरीब लोग हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि मुअल्लिम भी है, मैं सॉरी टू कट यू, आप मुअल्लिम भी हैं, ये फरमाइएगा कि हमारी जो दर्सगाहें हैं, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज़ हों, उसके अंदर जो कुरान है वो तफसीर के साथ कितना पढ़ाया जाता है, और सोशल मीडिया के ऊपर कुरान की तरवीज के लिए, ताकि एक हमें डिस्कनेक्ट नज़र आता है कुरान को वो वेस्ट के अंदर जिस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, जो अपोजिट साइड है वो करते हैं। इसी कुरान के अंदर ज़ाब्ता हयात बयान किया गया है, इसी के अंदर ये इंसानी हुकूक के हवाले से बयान किया, औरतों के हुकूक के हवाले से, बच्चों के हुकूक के हवाले, यहाँ तक फरमाया गया है अल्लाह की तरफ से कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ये मैसेज क्या हम वेस्ट को डिलीवर कर पाए? ये हम अपने बच्चों को डिलीवर नहीं कर पाए तो वेस्ट को क्या डिलीवर। अलमिया तो ये है कि देखेंगे इस्लामोफोबिया का हमें मजमून शामिल करना चाहिए। मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामिक स्टडीज़ का जो निसाब है उसे वक्त की ज़रूरियात के साथ हम आहंग करना चाहिए। जिस तरह 10 कमांडमेंट्स की सीरीज़ बाइबल में से लेकर उन्होंने फिल्माए, और जो दी मैसेज नामी फ़िल्म बनी है उसमें भी मुसलमानों का कोई किरदार नहीं। तो स्टोरीज़ फ्रॉम बाइबल और ऐसी खूबसूरत खूबसूरत किताबें, हमने वो काम उसमें से जो आप बता रहे हैं कि कुरान मजीद में ह्यूमन राइट्स हैं, जो सिविल लाज हैं, जो बच्चों के लिए, जो बनी नौ इंसानियत के लिए हैं, जो रहमतुल आलमीन पूरे आलम के लिए रहमतें, वो चीज़ें अलहदा से निकाली नहीं, उनको ड्रामाई तश्कील नहीं दिया, उनको जदीद शक्ल में लोगों तक नहीं पहुंचाया। तो मुसलमानों को मुसलमान करने के अलावा ये पैगाम बाहर भी हमें देना चाहिए था। ये अब एक इल्मी सतह का काम है। तो आप ये देखें कि वो इल्मी सतह का काम हमारी जो 100-150 साल की रवायत है, शिबली, नोमानी, मौलाना मौदूदी, अबुल कलाम, उसके बाद आपको कोई नाम नज़र आते हैं नहीं। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी भी पिछली गवर्नमेंट ने बनाई। तो पाकिस्तान में 200 जो यूनिवर्सिटी हैं जहाँ इस्लामिक स्टडीज़ है, जहाँ सीरत चेयर है, उनका भी परफॉर्मेंस ऑर्डर होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए कि आप किस सतह का काम कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा इल्मी और फ़िक्री काम है जो ये, इसकी मैं मिसाल दूंगा कि मिस्र में जो एक बहुत बड़ी अखबार के एडिटर थे मोहम्मद हुसैन एकल, उन्होंने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताब लिखी, अरब दुनिया में बाहर उस पर एक डिबेट हुई और बहुत उसकी मिलियन खला है जिसको पुर करने की जरूरत है। मैं आगा साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा तकरीरों से और जज्बातियत से एक दिन से। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। आगा साहब, इस मामले को कैसे रोका जाए? जैसे कि मुर्जा सोलंगी साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, ये दिन ब दिन बाय ऑल मीन्स हमें नजर आ रहा है कि जैसे ये बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं होता जा रहा। इसको कैसे रोका जा सकता है? बिलखुसूस मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और OIC एज अ बॉडी? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये यूरोपियन पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल और किस्म का मामला है जिसको हम यहाँ पे किसी और किस्म का मामला समझ रहे हैं। हुआ ये कि 60 की दहाई में जब एक नेशनलिज्म डेवलप हुआ तो उस वक्त खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन,
इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें किसी भी मज़हब के लिए कोई इज्जत नहीं थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, ऐसे 2 साल पहले बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी यूरोप में, और वो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और मैंने वर्चुअली उसको उसमें अटेंड की थी। इशू है बिलीवर और नॉन बिलीवर का। ये पूरा यूरोप में इस वक्त एक शोर बपा हुआ है कि जो बिलीवर हैं वो कहते हैं कि क्या राइट सिर्फ नॉन बिलीवर के हैं। ये सिर्फ कुरान पाक का मामला नहीं है। देखिए स्वीडन में भी ये हादसा हुए, डेनमार्क में भी हुए, नॉर्वे में भी हुए, ये सिर्फ ये न्यूजीलैंड में भी हुए। मैं इस वक्त आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के रेफरेंस में मैं आता हूं उधर। बिलीवर्स ये कहते हैं कि आपने तमाम राइट्स दे दिए सिर्फ नॉन बिलीवर को। वो जब भी चाहे वो मजाक उड़ा सकते हैं बिलीवर का, जब भी मजाक उड़ा, कोई भी बेहुदा तरीन हरकत कर सकते हैं जो डिवाइन बुक्स हैं उनके साथ, जिसमें बाकी यानी कि सिर्फ इसमें कुरान की बात नहीं है, बाकी जो किताबें हैं डिवाइन, जो कि अब यानी कि जिस तरह के अपना हमने पहले बात की कि हम उनको मानते हैं, यानी कि हम उन मज़ाहिब को मानते हैं, उन पैगंबरों को मानते हैं, तो हम मुसलमान हैं। तो उनके ऊपर ये बिलीवर और नॉन बिलीवर का मामला, और अब वेस्ट में और खासकर यूरोप में ये बहुत सख्त एक लहर आई है। लेकिन एक चीज हम मिस कर रहे हैं, वो जो कॉन्फ्रेंस थी ना, वो कॉन्फ्रेंस फॉर्चुनेटली वो थी सऊदी फंडेड और उसमें यूएन भी शामिल था। उसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल थे, तमाम डिवाइन मज़ाहिब के लोग शामिल थे, यानी कि उसमें ज्यूज भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, उसमें मुस्लिम्स भी थे। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। ये सिर्फ ये अटवाट नहीं हुआ था कि आए बैठे और चले गए। 105 पेपर पढ़े गए थे। 105 पेपर्स में हर पेपर का आप समझिए कि क्रस्ट ये था कि बिलीवर के राइट्स खत्म हो चुके हैं पूरे यूरोप में। अब बिलीवर्स के राइट हमें चाहिए। अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरा ये हक बनता है कि मैं मुसलमान रह सकता हूं। मेरी किताब की इज्जत उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक नॉन बिलीवर का ख्याल है कि किसी और किताब की होनी चाहिए। ये बिलीवर जब तक, और मसला पता क्या है, अभी तक जो OIC है वो इसको बिलीवर और नॉन बिलीवर के इश्यूज में देख नहीं रही है। हम सिर्फ इस्लामोफोबिया के उसमें देख रहे हैं। अगर हम उसको बिलीवर और नॉन बिलीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आज पाकिस्तान में ये काम शुरू हो जाए, आप देखिएगा सारे हमारे जो भाई हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो ज्यू हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिवाइड, वो सारे इकट्ठे होंगे जो बिलीवर हैं जितने भी हैं। क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो खतरे में है वो बिलीवर है, और खासकर यूरोप में। और ये 60 की दहाई में जो इन्होंने कवानीन बनाए हुए हैं यूरोप में, अब ये बहुत बड़ी एक वेव चली हुई है पिछले 5 साल से कि इन कवानीन को खत्म किया जाए, स्नप किया जाए। जैसे कि अभी बात हुई, मुझे आखिरी मिनट दीजिएगा, ये जो बात हुई है कि आज स्वीडन भी सोच रहा है कि कानून बनाना पड़ेंगे। कानून ये बनाना है कि जो 1960 के या 63 में जो राइट लिए गए थे, नॉन बिलीवर्स को दिए गए थे, वो वापस लेने हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मौजू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे जो आज यौम तक़दीस कुरान के हवाले से दिन मनाया गया और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर, और जिस तरह से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के हवाले से मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बात की है कि ये एक फ़िनोमेना, इसको पहले से समझा जाता था, अब ये रियलिटी की तरफ जो है वो कन्वर्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। सजाद साहब, आपको इसमें इन्वॉल्व करूँगा सर। ये फरमाइएगा, यूनाइटेड नेशन ने एक दिन मुख्तस किया 15 मार्च का इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के हवाले से अवेयरनेस पैदा करने के लिए। यकीनन ये अभी 1 साल हुआ है इसके अंदर। यूनाइटेड नेशंस जिसके मेंबर्स हैं, किस हद तक वो नाकाम रहा है ये बावर करवाने में अपने मेंबर कंट्रीज़ को कि आपको अदियान का एहतराम करना पड़ेगा। ये बेसिक ह्यूमन राइट की खिलाफ वर्जी है। आप किसी दूसरे दीन का शायर, जो भी उस दीन के शायर होते हैं उनका या शख्सियात का, जब आप उसकी तौहीन करते हैं, ये इज़हार राय की आज़ादी नहीं है। यूनाइटेड नेशन इसमें नाकाम रही है कि नहीं? जी यासर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के कवानीन यूनाइटेड नेशंस में बनाने की ज़रूरत है, जिसके नतीजे में तमाम ममालिक और तमाम अक़वाम और तमाम मज़ाहब के जो मुक़द्दसात हैं और जो तबरकात हैं उनका एहतराम किया जाए अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन आम तौर पे ये होता है कि इन इश्यूज़ को कुछ ताकतें जो होती हैं वो सियासत के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। आपको याद होगा जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से जब थ्योरी आई, जिसका मलक साहब ने ज़िक्र किया, सोलंकी साहब ने ज़िक्र किया, तो उसके नतीजे में इस्लामी दुनिया के ख़िलाफ़ एक ऑनस्लॉट पहले शुरू की गई और फिर 9/11 के बाद जितना नुकसान हुआ इस्लामी मुल्कों में, इराक़ में क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ और बाकी दुनिया में क्या हुआ, तो उससे हमें ये समझ आती है कि इस्लामी वर्ल्ड जो है उसकी हुकूमतें और उनके अवाम सारे जो हैं वो मामले को सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से ना तो उसका एनालिसिस कर पाएँ आज तक और ना ही उसका कोई रिस्पॉन्स बना पाएँ। ज़रूरत ये है कि जिस तरह से दुनिया हमें ड्रैग करना चाहती है, जिस तरह से इश्ताल दिलाती है, हमें ड्रैग करती है, हम उनके ही डिज़ाइन के मुताबिक अपना रिएक्ट करते हैं और उसके नतीजे में फिर हमें उस रिएक्ट करने के ऊपर फिर बाद में एक इंटरनेशनली एक पनिशमेंट भी मिलती है। ये तो एक हमने देखा पिछले 1-2 डेकेड्स में इसी तरह किया गया। अभी ये एक दफ़ा फिर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को हवा देने की कोशिश की जा रही है जो स्वीडन में हुआ। उसका आज जो रिस्पांस पाकिस्तान में आया, मैं समझता हूँ ये बहुत मैच्योर रिस्पांस है। इसी तरह का रिस्पांस तमाम इस्लामी मुल्कों की तरफ से जाना चाहिए। और वो जो इस्लामी फोबिया के हवाले से साबिक हुकूमत ने भी एफर्ट किया है, अगर उसको मज़ीद फॉलो कर लिया जाए, और मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन में कुछ इस्लामी मुल्क मिल के
कुछ कानून कवानीन, कुछ कन्वेंशंस नए ऐड करवा दें, जिसके नतीजे में जो आगा साहब ने कहा कि जैसे नॉन बिलीवर्स को एक फ्रीडम है सारी दुनिया में, तो कम से कम उनकी फ्रीडम जो है वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरों के मुक़द्दसात या तबरकात को उसकी तौहीन करें। जिस हर आदमी का एक अकीदा होता है, हर आदमी की एक सोच होती है, पूरे ग्लोब पे एक डाइवर्सिटी ऑफ बिलीफ्स और थॉट्स है, उन सब का एहतराम करने की ज़रूरत है। लेकिन जब कोई तौहीन करता है एक लार्जर पैमाने पे कम्युनिटी के जो हसास तबरकात और तकद्दसात होते हैं, तो उसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जैसे रज़ा रब्बानी साहब ने भी अपनी स्पीच में कल कहा था कि जनाब दुनिया का कोई ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स हों या फ्रीडम ऑफ स्पीच के स्टैंडर्ड्स हों, वो अलाउ ही नहीं करते, कोई कन्वेंशन अलाउ नहीं करता कि आप किसी भी मज़हब के मुक़द्दसात को इस तरह से हिट करें। तो ये आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की भी ज़रूरत है, लेकिन इस्लामी दुनिया जो कि इस्लामी ममालिक जो कि मैटर करते हैं, जैसे जिक्र किया गया तुर्की का, जैसे जिक्र किया गया इंडोनेशिया, मलेशिया और सऊदी अरब और यूएई और पाकिस्तान और बाकी मुल्क जो हैं, इन सबको एक आवाज़ बननी चाहिए। ये आवाज़ रिएक्शनरी नहीं होनी चाहिए, ये प्रो एक्टिव आवाज़ होनी चाहिए। और यूनाइटेड नेशन में जाके इनको लेजिस्लेशंस करवानी चाहिए, इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस मज़ीद करवानी चाहिए, और कुछ नए कन्वेंशंस जो हैं उनके ऊपर दुनिया से दस्तखत करवाने चाहिए, जो काम करने का है। वेरी राइट। लेकिन अगर फर्ज करो कि इस तरह के क्लैशेज आम तौर पे इस तरह से भी होते हैं कि हमने देखा था कि तौहीन स्वीडन में या फ्रांस में होती, हम अपनी अमलाक को आग लगा लेते हैं, अपनी जिंदगी को यहाँ पे अजीरन कर लेते हैं। इस्लामी मुल्कों में ये साहब ने बताया ना कि सियासी बना देते हैं, सूरत हाल होती थी, आज वो अल्लाह की मेहरबानी से मुझे नजर आया कि लोगों ने एक मैच्योर रिस्पांस दिया है वजीर आजम साहब की अपील पे। ठीक है, और साहब आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल वैलिड तजावीज़ हैं कि दुनिया को आप कुछ आगे की तरफ सोचना होगा, बढ़ना होगा, और हमें भी दूसरे मौजू को इसमें शामिल करना है। जनाब, दूसरा मौजू है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से। एक केस था जनाब 57 कनाल अराजी की गैर कानूनी मुंतकली के हवाले से ये केस था। ये केस जो है इसका फ़ैसला 24 जून को आया। तफसीली फ़ैसला इसका आ गया है। तफसीली फ़ैसले के मुताबिक जो है नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया है, और उस फ़ैसले में और भी कई जज साहब ने अपनी रिमार्क्स जो हैं वो तफसीली फ़ैसले के अंदर जो है जजमेंट के अंदर वो तहरीर किए हैं। अगर बात की जाए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो कई शख्सियात जो है अब मीडिया पर आकर ये बात कह रही हैं कि उनको जिन जिन केसेस के अंदर नाहल किया गया ये पहले से फ़ैसले हो चुके हुए थे, और उसमें कुछ आला शख्सियात ने जिस तरह का किरदार अदा किया वो भी सामने खुलकर आ गया है। कहीं वो सहाफ़ियों से मुलाकातों का तस्करा हो तो उसके बाद लिखे जाने वाले कॉलम्स हों, कहीं कुछ इंटरव्यूज़ का तस्करा हो, कहीं कोई कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, कहीं कोई ऑडियो की रिकॉर्डिंग, वीडियो की रिकॉर्डिंग हो, तो उसके बाद ये मामला सामने आता है कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं नवाज शरीफ, उनको एक प्लानिंग से नाअहल किया गया, और उसके बाद फिर बैलेंसिंग एक्ट के ज़रिए जहांगीर खान तरीन को भी नाअहल किया गया, और उसके बाद फिर पै दर पै उनके ऊपर ऐसे हमले होते गए कि उनको पहले जो पार्लिमानी सियासत है उससे निकाला गया। उसके बाद फिर ये फ़ैसला हुआ कि ये जो 62(1)(f है इसमें अगर मुद्दत का तयन नहीं है तो ये ताहयात होगी, और उसके बाद फिर ये फ़ैसला हुआ कि अगर सदारत का मनसब एक ऐसे शख्स को जो 62(1)(f के तहत नाअहल होता है, अगर वो उस पे मनसब पे फायज है यानी अपनी पार्टी की, तो उसके लिए भी वो शख्स नाअहल होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो सेनेट के इंतखाबात हुए वो उन्होंने अपनी आज़ाद हैसियत में, जो मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर्स थे उन्होंने आज़ाद हैसियत में लड़े, और उसके बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ता गया। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं काफ़ी होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं। अपने पैनलिस्ट से इस हवाले से जानेंगे। पहला सवाल मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपसे होगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की प्लॉट अलॉटमेंट केस से बर्रियत, साबिक़ हुकूमत ने उनका करियर तबाह करने के लिए केस बनाया, फैसले का मतन, क्या इस नुकसान का इजाला हो सकेगा? इस नुकसान का अजाला कैसे होगा, आप
2017 में टाइम मशीन की तरह से पीछे तो जा नहीं सकते। ना आप जिस तरीके से प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया गया था उसके जो नुकसानात है उसका अजाला कर सकते हैं। लेकिन आपने जो बातें की ये सब लोगों को मालूम है कि किस तरीके से खुद इमरान जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उनके जो वज़ीर थे वज़ीर दाखिला उस वक्त ब्रिगेडियर एजाज शाह, खुद उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही बात तस्लीम की थी कि अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो थोड़े से लचकदार होते तो वो अब भी वज़ीर आज़म होते। फिर पीटीआई के काफ़ी लीडर्स ने ये बात बताई कि किस तरीके से इमरान और दूसरे जो सरकारी जो तब्दीलियाँ हुई उसमें जहांगीर तरीन को बैलेंस करने के लिए नाअहल किया गया। जज अरशद मलिक जो है वो उसकी वीडियो सामने ले आए। उस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो बातें की, तो ये बात अब कोई राज तो नहीं रही कि किस तरीके से ये सियासी इंजीनियरिंग की गई। लेकिन अब इसका अजाला क्या हो सकता है? अजाला यही हो सकता है कि जो गलत फैसले दिए गए और उनकी लंबी तारीख है, तो उनको किसी तरह से वही अदलिया जो है वो उसको ठीक करे। भुट्टो साहब को तो अब आप कब्र से बाहर नहीं निकाल सकते, उनका अदालती कत्ल हुआ। जिस तरीके से ब्लैक लॉ डिक्शनरी से अपने बेटे से वो तनख्वाह जो वसूल नहीं की गई और की जा सकती थी, उसको दौलत जाहिर करके पाकिस्तान के जो इनकम टैक्स के कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए किस तरीके से ताहयात नाअहली की गई और पार्टी की सरबराही से हटाया गया, तो ये एक लंबी दास्तान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों को अब एहसास है कि ये गलत हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो गलत काम हुए हैं और जो अदालत के कटहरे में जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उनका कोई अजाला होगा। सही है सर, आपका पॉइंट आ गया। शनीला साहिबा बताइएगा कि ये अच्छी बात तो है, सर ने बताया कि अब जो मामलात सामने आ रहे हैं, लेकिन एक आम पाकिस्तानी, मेरे जैसे एक आम पाकिस्तानी का जो एतमाद है इदारों के ऊपर, जहां से उसे इंसाफ मिलना है, जो उसकी रखवाली या जो रियासत उसके मदर के लिए की तरह काम करती है, किस हद तक उसका एतमाद शेक हुआ है इन तमाम मामलात के सामने आने पर? देखें, जो पाकिस्तान का बाशऊर तबका है उसका एतमाद तो इन इदारों के ऊपर पहले दिन से नहीं था। वो पहले से जानते थे कि ये जो सब एक प्लानिंग की जा रही है साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ, उनको नाअहल करने के लिए, एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। और जो बातें आज पीटीआई के रहनुमा हामिद खान खुद टीवी पे बैठ के जब लोगों को बता रहे जी उनकी नाअहली के बारे में पहले से लिख दिया गया हुआ था, तो आप ही जाके केस लड़ रहे थे ना उनको नाअहल करवाने के लिए। तो हम लोगों को तो तब भी पता था, हम तो उस वक्त भी कहते थे कि ये एक सियासी इंजीनियरिंग हो रही है केस की। ये जो फैसले आ रहे हैं आप इनको जाके खुद पढ़ लें, और उसके बाद जो जितने भी फैसले आते गए वो खुद चीख चीख के उनकी बेगुनाही को साबित करते रहे। अगर एवन फील्ड के अंदर जमानत का जो केस का जो फैसला जज अतर मिनल्ला साहब का, आप उनको जाके पढ़ लें। जज अरशद मलिक की जब वीडियो आती है वो उसके अंदर खुद बताते हैं कि कैसे मुझे प्रेशराइज करके ये फैसला लिया गया और इस फैसले में ये खामियां हैं, इसको जाके आप चैलेंज कर सकते हैं। फिर अल अजीजिया केस का जो भी इंग्लैंड से फैसला आया उसके अंदर भी साबित हो गया कि ये एक केस जो था बनाया गया था। और आप शुरू कहाँ से होते हैं? पनामा को लेके कि जी एक वजीर आजम जिनका नाम भी नहीं है कि उनके फ्लैट्स हैं, वो गैर कानूनी तौर पे पैसा बाहर गया और मनी लॉन्ड्रिंग हुई, वो फ्लैट्स ले गए। आखिर में आता है कि बेटे से तनख्वाह न लेगी, आप इनको नाअहल कर दें। देखिए इदारे जो हैं इनके ऊपर एतमाद जो होता है इनको खुद करवाना पड़ता है अपने फैसलों से, लेकिन जब आप सियासी फैसले देते हैं तो फिर वो तारीख में लिखे जाते हो और कुछ भी चीज अब छुपी नहीं रहती। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज जो होती है वो सामने आना शुरू हो जाती है। आप शुरू कर दें मौलवी तमीजुद्दीन के केस से लेके और अभी तक आप आ जाएं जो फैसले हो रहे हैं कि जो आइन को रीडाइट किया जा रहा है एक लाडले को नवाजने के लिए, तो लोगों को क्या नजर नहीं आ रहा? लोगों को क्या पता नहीं चल रहा? लोगों को सब कुछ पता चल रहा है। अब आप चाहे सहाफियों से मुलाकात करें, चाहे आप आके उनके ऊपर गुस्से का इजहार करें, चाहे आप बैठ के कहें कि हम अल्लाह की रजा के लिए फैसले करते हैं, लोगों को समझ आ रही है कि आप किसकी रजा के लिए फैसले कर रहे हैं।
तो अवाम का एतमाद इतनी जल्दी इन इदारों के ऊपर बहाल नहीं होगा, बड़ा टाइम लगेगा। अगर सिस्टम को चलने दिया गया, फिर ऐसी इंजीनियरिंग नहीं की गई, फिर हाइब्रिड निज़ाम नहीं मुसल्लत किया गया, फिर तजर्बात नहीं किए गए, तो शायद अवाम का इन इदारों के ऊपर एतमाद जो बहाल हो जाए। क्योंकि अवाम को नजर आता है कि इतनी पिटीशंस पड़ी हुई है, 50,000 के करीब, उनको सुना नहीं जाता, लेकिन एक लाडले की पिटीशन आती है, सब काम छोड़ के एक बेंच बना दिया जाता है कि फौरन से बेशतर उसको रिलीफ दे दिया जाए। एक वो वजीर आजम जो इंतकामी कार्रवाइयों के लिए सिर्फ इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए थे, और उनका पूरा दौर इंतकाम से भरा हुआ है, और आज वो बैठ के जब अपनी मजलूमियत का प्रचार करते हैं, अभी उनके साथ हुआ ही क्या है। वो 2 दिन जेल गए, पूरा मुल्क उन्होंने जला दिया, और उसमें भी 1 दिन के बाद उनको बुलाया गया बड़े इज्जत और एहतराम के साथ कि जी आपने मुल्क जलाया, बहुत अच्छा किया, आज रात आप अयाशी करें गेस्ट हाउस के अंदर, अपनी मर्जी के लोग बुलाएं और जो आप चीज चाहते हैं वो खाएं। तो आप मुझे बताएं, ऐसे माहौल में कौन होगा जो इन इदारों के ऊपर एतमाद करेगा? कोई भी इन इदारों के ऊपर एतमाद नहीं कर रहा, क्योंकि इन इदारों ने अपना एतमाद खुद खोया है, और उनको बहाल करने में अभी उनको बड़ा वक्त लगेगा। सही है जी। आगा साहब, आपको इन्वॉल्व करता हूँ इसमें। अगर आप जैसे पास्ट के हवाले से मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बात की कि टाइम मशीन को अगर आप पीछे ले जाएं, बेंचेस बनते हैं, एक ही साहब जो हैं उनकी सरबराही कर रहे होते हैं। बेंच बनता है सादिक व अमीन डिक्लेयर करने का, वही साहब करते हैं। बेंच बनता है ताहयात नाअहली साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, वही साहब उसको ऐड कर रहे होते हैं। ताहयात नाअहली होती है जहांगीर तरीन की, वही साहब उसको ऐड कर रहे होते हैं। CDA की तरफ से जो मामलात उठाए गए, फिर रेगुलराइजेशन जो बनी गाला की होती है, वही साहब उसको ऐड कर रहे होते हैं। सदारत से नवाज शरीफ को फारिग करना होता है, वही साहब उसको ऐड कर रहे होते हैं। ये बताइएगा सर कि ये जो इंट्रोस्पेक्शन है इदारे की अपने अंदर, जो तसीह होने की ज़रूरत है, क्या हाई टाइम नहीं है कि अब उसे तसीह कर लिया जाए? एक ही शख्स जो है उसको फुल अथॉरिटी दे दी जाती है, वो बेंच भी बनाए, एक ही शख्स फुल अथॉरिटी दे दी जाती है, वो अपनी उसकी सदारत भी करे और बाकी मामलात भी देखे। तो जो माजी सामने है, हमारे सामने केसेस की सूरत में आ रहा है, ये कोई ताबनाक तो नहीं है? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बड़ी अच्छी आपने लिस्ट सुना दी है, एक चीज उसमें और ऐड कर लें, करा दें। कॉन्स्टिट्यूशनल 1, जिसके बीच में बहुत बड़े लोगों के अपना फ्लैट्स हैं, जी जी, उसको ग्रैंड हयात में नाम ले लेता हूं, और उसको भी लीगलाइज किया जाता है, वही बेंच करता है। ठीक है सर। आपने कहा रेक्टिफाई कैसे किया जाए? ठीक है, हम वापस तो नहीं जा सकते हैं पीछे, और जो नुकसान हो गया कहते हैं कि द डैमेज इज डन, लेकिन इसको रेक्टिफाई मेरा ख्याल अभी भी किया जा सकता है अगर रियासत में वाकई ही इतनी ताकत हो। कितनी ताकत? कि शुरू हो जाए फिर रियासत, जो लोग जिंदा हैं अभी, जो लोग अभी जिंदा हैं, जितने लोग उसमें शामिल थे इस किस्म के फैसले देने में, आप काजी फायज ईसा वाली ऑब्जर्वेशन और अपना उसकी जस्टिस अजीज साहब की अपना जो ऑब्जर्वेशन हैं वो सामने रख लें, लिस्ट बना लें जितने लोग शामिल थे इसमें, और थोड़ा सा पीछे और चले जाएं, अब मेमो गेट में भी चले जाएं, क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान एक्चुअली वहां से स्टार्ट हुआ था। मेमो गेट से लेकर आज तक जितने अफराद ने इसमें हिस्सा लिया है, इररिस्पेक्टिव कि वो क्या थे, उन तमाम को क्या ये रियासत कटहरे में लेकर आ सकती है? क्या इस रियासत में इतनी ताकत है कि उनको सजा दे? अगर नहीं देगी तो फिर कोई और एक उठ जाएगा, कोई काशा पाशा ताशा नामी आदमी, कोई उठ जाएगा माना कोना कोना नामी आदमी, वो फिर यही खेल खेलेगा। सही। और टारगेट पे होगा पॉलिटिशियन, टारगेट पे होगा पार्लियामेंट, और टारगेट पे होगा कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक सजा जजा सब यहीं पे होगी, यहीं से उठेगा रोजे मैशर, यहीं पे हरफे हिसाब होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे, सजा जजा नहीं दी जाएगी, तो फिर आप कोई चीज रेक्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। 2017 का पाकिस्तान मईशत देखें तो हर एक इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर ऊपर की तरफ जा रहा है। एक शख्स जो है वो नाहल कर दिया जाता है और ताहयात उन्हें नाहल किया जाता है, मुख्तलिफ केसेस में लगाए जाते हैं। उसके बाद से क्या हम वो पाकिस्तान संभाल सके हैं? क्या वो मईशत, क्या एक आम आदमी उस तरह की सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन वो इंजॉय कर सका है जो आज 40% और 38% का रोना रो रहे हैं? इसकी बुनियादी जिम्मेदारी क्या उन फैसलों पर नहीं जाती जिनका खमियाजा पूरी कौम ने भुगता है, और ज़्यादा नुकसान नवाज शरीफ साहब का हुआ है या इस कौम का हुआ है? देखिए, दायरों में सफ़र है सियासत का,
और इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में इस बात की मान ही नहीं कोई रखता कि ये रियासत का नुकसान है, अवाम का नुकसान है। उनके लिए ये एक चेस बोर्ड की गेम है। तो मैं तो ये समझता हूँ यहाँ हर वज़ीर आज़म नायल है, मोहम्मद ख़ान जुनेजो से लेके और नवाज़ शरीफ तक और भी दूसरे। आप ये बताएं कि सिर्फ वज़ीर आज़म ही नायल होते हैं और बाकी तमाम माशरा अहल है, पॉलिटिशियन और ये है कि इन सियासतदानों का भी कसूर ये है, मैं ये कहूँगा कि इनको कोई एक फरीक इनको कंधे पे बिठा लेता है दूसरे इदारे के, वो अदलिया के हों, वो बहाली तहरीक के दौरान एक दूसरे के मुंह में लड्डू डालने की बात हो, और मीडिया का भी एक हिस्सा इनकी इमेज बिल्डिंग करता है। जब केस ज़ेरे समात होते हैं तो उनको कई इमेज बिल्डिंग हो रही होती है और ये वो ऐसी जजमेंट दी जा रही है कि सारा माशरा तबाह हो गया है, सिर्फ एक इदारा खड़ा है जिसने इंसाफ पे। तो वक्त ये आ गया है कि अलामती तौर पे माशरे आगे बढ़ते हैं। जिस तरह नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाया और वहाँ लोगों ने रियलाइजेशन के बाद वहाँ आंसू बहाए कि हमने ये गलत किया, कौम के साथ गलत किया, रियासत के साथ गलत किया। अब इस कमज़ोर निज़ाम में, कमज़ोर जमहूरियत में, कमज़ोर सियासी इदारों में इतनी सख्त नहीं। एक चीफ जस्टिस हमारे पार्लियामेंट में आए हैं, तूफ़ान खड़ा कर दिया गया, क्यों है भाई? आइन की वहाँ एक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उस दस्तावेज़ात को 50 साल हो गए, प्यूने जज आए, ठीक है। आइन साज वहाँ असम्बली का एक यादगार के तौर पे एक उसको मेमोरेंडम में हो रहा है। तो जब तक इत्तफाक ही नहीं है हमारा कि ये निज़ाम कैसे चलेगा, आइन मुकद्दस है और ये खेल दोहराए जाते रहेंगे। इसमें कभी किरदार बदल जाएंगे, कभी और इस पे एक लाइन लेना होगी जो आपने कहा। असल देखिए, मुल्क दुश्मनी तो ये है कि आप किसी को एक निज़ाम जो चल रहा हो और उसको इतना इजी है कि आप स्वैप कर दें। मुझे वो वाक़ याद है कि मिनटों में लोग यहाँ महफिलों में कहते थे कि फ़लाँ साहब को नहीं छोड़ेंगे, रातों रात JIT बन गई, व्हाट्सएप की वाली स्टोरी आई और फिर उस व्हाट्सएप। सर सवाल ये था कि एक आम पाकिस्तानी का क्या कसूर है उन फैसलों के नतीजे में? आज जो लोग रो रहे हैं, क्या उन फैसलों का शख्साना हमें आज भुगतना पड़ रहा है? ये वही फैसले हैं जिनका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है? सवाल ये है। आम पाकिस्तानी का ये कसूर है कि वो अपनी रियासत के साथ खड़ा हो, वो आइन के साथ खड़ा हो, वो खालिस जमहूरियत के साथ खड़ा हो, वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमिटमेंट का इज़हार करे, ज़ीरो टॉलरेंस करे। उस दिन फिर पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के ख्वाबों का पाकिस्तान बन जाए। आम पाकिस्तानी भी जो है उसकी जब ज़हन साजी होती है, उसको जब गैर जमहूरी एजेंडे मीडिया और ये इदारे बताते हैं तो उसके बह के वो आ जाता है। तो आम पाकिस्तानी को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए ऐसी किसी चीज़ का कि वो 126 दिन के धरने में आगे नाच रहा नहीं था। सर आपको पता है आम पाकिस्तानी है सर, 126 दिन के धरने में जो लोग आए थे उनको आप पाकिस्तानियों की तर्जुमानी तो नहीं कह सकते। वो नहीं है। आम पाकिस्तानी को फैजाबाद धरने में भी नहीं बैठना चाहिए, आम पाकिस्तानी को ये भी नहीं। फिर मेरे पास पूरी लिस्ट है, तो पाकिस्तानियों को भी, आवाम को भी होश के नाखुन। असल फिर इसका जो नुकसान हुआ है वो एक आम पाकिस्तानी का हुआ है। सजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। सर इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा? गलतियां तो हमसे हुई हैं और बहुत हुई हैं, अब इसका वे फॉरवर्ड भी कोई हो सकता है या हम गलती पे फिर गलती करेंगे? मैं वहीं से शुरू करता हूँ यासर, जहाँ पे ताहिर नईम मलिक साहब ने ख़त्म किया। अवाम, वाकई मैं ताहिर साहब से एग्री करता हूँ कि अवाम जिस दिन वो वाला मंज़र पेश करेंगे ना कि जब कोई इस तरह की बात होगी तो अवाम कहेंगे कि हमने घर वापस नहीं जाना जब तक आप इसको अनडू ना करें। वो दिन होगा पाकिस्तान का जब पाकिस्तान टर्न अराउंड करेगा। ठीक, आपको याद होगा गोरबाचोव की जब हुकूमत ख़त्म हुई थी तो यल्सन वहाँ का प्रेसिडेंट था, तो यल्सन की एक वीक गवर्नमेंट थी रशिया की, जो आजकल रशियन फेडरेशन है, तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया था फौजियों ने। लेकिन मॉस्को में सारे लोग गलियों में आ गए थे और उन्होंने कहा था कि वो तोपों के सामने खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि जब तक आप ये वापस नहीं मार्शल लॉ ख़त्म करते हम वापस नहीं जाते। तो आम आदमी को हम बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, माफ़ करना, आम आदमी हर तब्दीली के साथ आराम से एडजस्ट कर लेता है। और ये जो जजेस हैं ना जिनके रिमार्क्स पढ़ के आज सुना रहे हैं आप, ये सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से चलते हैं ये जज। यही जज होते हैं जब आंखें बंद कर लेते हैं और लोगों को फ्राई कर देते हैं। सर आपका पॉइंट आ गया, बदलता है तो फिर यही जज एक तफसीली फैसला दे देते हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ को बहुत ज्यादती की गई। तो बेसिकली
ये जो दोनों चीजें हैं, गो विद द फ्लो नहीं होना चाहिए आपके, अवाम भी और हमारे अदारे वो होना भी। चाहिए। जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर, हाँ अंदर, एग्जैक्टली बस ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। डॉक्टर साहब टाइम खत्म हो चुका है मुझे। जी डॉक्टर साहब, नीला ने अपने फादर इन लॉ का सुनाया है कथा, वो मारूफ शायर अनवर मसूद हैं, क्योंकि हमारे अलावा आवाम भी ठीक है आपकी तस्वीर जो है वो बिल्कुल जनाब रजिस्टर्ड होगी, रिकॉर्ड होगी। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, ताहिर नईम मलिक साहब का, शनीला अम्मार साहिबा का, आगा इकरार साहब का, सज्जाद अनवर साहब का। आज के दोनों मौज़ूआत को बड़े ज़बरदस्त तरीके से जनाब आपने समेटा है। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।